नमस्कार। सुबह के 8 बजने के साथ ही वक्त हो गया है सुर्खी अखबार की का आपके साथ मैं दीपिका सिंह। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। और देखिए, सबसे पहले हम बात दिल्ली की करेंगे। दरअसल दिल्ली को आज नया सीएम मिल सकता है, क्योंकि जिस तरीके से 2 दिन पहले ही ये इस्तीफे का ऐलान सीएम केजरीवाल ने किया था, इसको लेकर अलग अलग अखबारों में ये खबर छपी है और आज दिल्ली को नया सीएम मिल सकता है, यानी नए नाम का ऐलान हो सकता है। देखिए, तमाम अखबारों ने इस खबर को तरजीह दी है क्योंकि आज का दिन बड़ा है आम आदमी पार्टी के लिए। तो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे। केजरीवाल ने रविवार को इस बाबत घोषणा की थी कि वो 2 दिन बाद सीएम पद से इस्तीफा देंगे। उन्होंने शाम 4:30 बजे एलजी वीके सक्सेना से मिलने का वक्त मांगा। उससे पहले सुबह 11 बजे विधायक दल की बैठक में नया सीएम चुना जाएगा। तो देखिए, आपको बता दें आज नया सीएम चुना जाएगा और इसी को लेकर तमाम तरह की जो बातें हैं वो निकल के आई है। विधायक दल की बैठक के बाद केजरीवाल इस्तीफा देंगे, आज नया सीएम होने वाला है। देखिए, केजरीवाल की नजर दिल्ली से आगे भी है। पहले परीक्षा हरियाणा में है, झारखंड में भी चुनावी तैयारी है और एक्टिविस्ट केजरीवाल को परख रही है भाजपा। देखिए, तमाम तरह की जो टीका टिप्पणियां हैं ना वो भी शुरू हो चुकी हैं और इस बाबत आपको बता दें लगभग केजरीवाल 4:30 बजे एलजी को अपना इस्तीफा सौंपा जाएगा और जो आज समय निर्धारित करा जा रहा है, कहा जा रहा है कि लगभग 11:30 बजे भी इस बाबत मीटिंग होगी और इसमें दिल्ली सरकार के तमाम जो बड़े मंत्री हैं उनका नाम सामने आया। तो आपको पता है नए सीएम में रायशुमारी हो रही है। गोपाल राय, केशव गहलोत, आतिशी, विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल, सुनीता केजरीवाल, विधायक रानी बड़लान सहित कई नाम चल रहे हैं। जो सूत्र बता रहे हैं वो सूत्रों के नाम चौंकाने वाला होगा, ऐसा कहा जा रहा है। कहा केजरीवाल इस्तीफे के बाद 100 दिन के डेडिकेटेड रोड मैप पर काम करेंगे। इसका मकसद दिल्ली चुनाव के साथ राष्ट्रीय राजनीति में धमक बनाना होगा। तो फिलहाल 11:30 बजे केजरीवाल के आवास पर विधायक दल की बैठक होगी। लगभग 4:30 बजे आपको बता दें एलजी को इस्तीफा सौंपा जाना है। देखिए, कई दिनों से दिल्ली में जिस तरीके से लगातार ये मांग की जा रही थी कि मुख्यमंत्री आखिर अपने पद से इस्तीफा क्यों नहीं दे देते, दिल्ली की सरकार जेल से आखिर कब तक चलेगी। लेकिन अब जब रविवार के दिन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस बात की घोषणा की कि 2 दिनों के बाद से मैं अपने पद से इस्तीफा दूंगा और उसके बाद से नए सीएम का चुनाव होगा और इसको लेकर के अब अटकलें भी लगाई जा रही है कि आखिर नया सीएम कौन होगा, क्योंकि कई नाम अब तक इस रेस में चल रहे हैं। लेकिन सूत्र ये दावा कर रहे हैं कि राघव चड्ढा का नाम या फिर आतिशी का नाम भी सामने आ सकता है और सबसे ज्यादा जो लोग उम्मीदें जाहिर कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल सत्ता की गद्दी अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल के हाथों में भी सौंप सकते हैं। यानी कि भले ही वो पूरी तरीके से कमान ना संभाले, लेकिन जिस तरीके से हमने बिहार में देखा था कि कैसे लालू यादव की ओर से वो जिम्मेदारी दे दी गई थी राबड़ी देवी को, और उसके बाद से हमने ये भी देखा कि किस तरह जब झारखंड में भी इस तरीके से राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हुई थी, उस वक्त भी ये कयास लगाए गए थे कि झारखंड के सीएम यानी कि हेमंत सोरेन भी अपनी पत्नी को गद्दी देंगे, लेकिन वहां पर दांव उल्टा पड़ा था। तो ऐसे में अब दिल्ली में क्या होता है यही देखना होगा, इसका इंतजार हर कोई कर रहा है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आखिरकार अरविंद केजरीवाल ने तब इस्तीफा क्यों नहीं दिया था जब लगातार वो जेल में थे और इसकी दरकार की जा रही थी। भाजपा लगातार इस बाबत मांग कर रही थी। देखिए, तमाम कह सकते हैं कि सियासी समीकरणों को साधा गया अरविंद केजरीवाल के द्वारा और नफा नुकसान जितना भी है वो सब आकलन किया गया है। इसी के बाद अरविंद केजरीवाल अपना इस्तीफा दे रहे हैं, ये भाजपा का कहना है। चूंकि कहीं ना कहीं डर इस बात का भी है क्योंकि अब वो जमानत पर बाहर है। कथित शराब घोटाले के मामले को लेकर पहले ईडी की ओर से उनको जमानत दी गई थी, लेकिन सीबीआई का पेच फंसा हुआ था। अब यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने उनको कथित शराब नीति घोटाले के मामले में जमानत दे दी है। सवाल ये उठता है कि क्या अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री पद पर बने रह सकते थे, लेकिन नहीं, क्योंकि वह किसी भी तरह की फाइल को साइन नहीं कर सकते थे। एलजी की उनको मदद लेनी होती तो देखिए तमाम नफा नुकसान को गिना गया। इस बीच भाजपा ने कहा है कि देखिए अपनी गलती को यहाँ पर स्वीकार कर लिया गया है, इसीलिए कहीं ना कहीं जो है आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दे रहे हैं। जरा इसको ये भी समझिए कि भाजपा जो है वो ऐसे कैसे देख पा रही है, यानी कि एक अलग नजरिए से इस पूरे वाक्यों को देख रही है। भाजपा भी पूरा नफा नुकसान देख रही है। तो फिलहाल भाजपा भी केजरीवाल के इस्तीफे की घोषणा से सियासी नफा नुकसान के आकलन में जुटी है। पार्टी सीएम केजरीवाल से ज्यादा चुनौतीपूर्ण एक्टिविस्ट केजरीवाल को मानते हुए इस पर विचार कर रही है। यहाँ कहा जा रहा है कि केजरीवाल वैकल्पिक राजनीति का नैरेटिव किस हद तक गढ़ने में सफल रहेंगे और विधानसभा चुनाव को किस हद तक प्रभावित करेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है विधानसभा चुनाव भी नजदीक है और अरविंद केजरीवाल चाहते
चाहते हुए भी लोगों के बीच में नहीं जा सकते, कोई घोषणा वो नहीं कर सकते। अच्छा, नया सीएम यदि बनता है सुरभि, तो कहीं ना कहीं नया सीएम घोषणा तो कर सकता है, योजनाओं की बात तो कर सकता है, लेकिन अरविंद केजरीवाल अभी उस कंडीशन में ही नहीं है कि वह कोई घोषणा कर सके, कोई वादा कर सके। इसीलिए ये माना जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल अपना इस्तीफा सौंपेंगे। चलिए आगे बढ़ जाएंगे खबरों में। पीएम मोदी ने कहा कि नफरत से भरे लोग राष्ट्र को कर रहे हैं बदनाम, देश के टुकड़े करना चाहते हैं, सत्ता के भूखे हैं ये लोग। दैनिक जागरण ने इस खबर को जगह दी। पीएम मोदी ने गुजरात में 8,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण किया, शिलान्यास किया और एक के बाद एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य के लोग नकारात्मक मानसिकता वाले लोगों से सतर्क रहें, इस पर नजर रखें। वैसे तो पीएम ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन उनकी टिप्पणी को राहुल गांधी के द्वारा अमेरिका में दिए गए विवादास्पद माना जा रहा है। पीएम ने यह भी कहा कि नफरत, नकारात्मकता से भरे कुछ लोग देश की एकता पर प्रहार कर रहे हैं। वे तुष्टीकरण की राजनीति के लिए किसी भी सीमा को पार कर सकते हैं। सरदार पटेल ने 500 से अधिक रजवाड़ों का एकीकरण किया, लेकिन सत्ता के भूखे लोग देश के टुकड़े टुकड़े कर देना चाहते हैं। नफरत से भरे लोग भारत को बदनाम करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। वैसे तो प्रधानमंत्री ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन उनकी टिप्पणी को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के द्वारा अमेरिका में दिए गए विवादास्पद बयानों का जवाब माना जा रहा है। तो देखिए, बिल्कुल दैनिक जागरण में इस खबर को आप देख पाएंगे और साथ ही साथ देश के टुकड़े करना चाहते हैं सत्ता के भूखे लोग, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से कहा गया है। दरअसल पीएम ने कहा है कि नफरत से भरे लोग देश को बदनाम करने का मौका नहीं छोड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दरअसल गुजरात में जब पहली नमो भारत रैपिड ट्रेन और 6 वंदे भारत को हरी झंडी दिखाई, इसके बाद से जिस दौरान उन्होंने अपनी बातें रखी लोगों के सामने, तो इसी बीच उन्होंने ये बड़ी बात कही है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार यानी कि बीते कल ही वो पहुंचे हुए थे अहमदाबाद और यहाँ पर ही उनके ओर से रैपिड मेट्रो की शुरुआत यहां पर की गई थी। और फिलहाल ये जानकारी हम आपको दे दें कि उनकी ओर से ये भी कहा गया कि जिस तरीके से सरदार पटेल ने 500 से अधिक रजवाड़ों का एकीकरण किया, लेकिन सत्ता के भूखे लोग देश के टुकड़े टुकड़े कर देना चाहते हैं। नफरत से भरे लोग भारत को बदनाम करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे हैं। वैसे तो प्रधानमंत्री ने देखिए किसी का नाम नहीं लिया है, लेकिन उनकी टिप्पणी को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी द्वारा अमेरिका में दिए गए विवादास्पद बयान को लेकर के ये जवाब माना जा रहा है, यानी कि ये इनडायरेक्ट हमला हम कह सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, क्योंकि उन्होंने किसी भी पार्टी का या किसी भी नेता का नाम नहीं लिया है। लेकिन जिस तरीके की प्रतिक्रिया राहुल गांधी ने दी थी अमेरिका में पहुंचने के बाद से, इसको लेकर के खासा नाराजगी हमने बीजेपी में भी देखी थी और कुछ ऐसे भी नेता थे जो कि विपक्षी दलों से थे और उनकी ओर से भी आपत्ति जाहिर की गई थी कि चाहे देश में कुछ भी चल रहा हो, लेकिन विदेशों में जब आप जाते हैं तो आप भारत की बुराई कैसे कर सकते हैं, क्योंकि आप भारत की राजनीति में सक्रिय हैं, आप भारत में ही रहते हैं और भारत को बदनाम करने वाले ऐसे स्टेटमेंट्स आप कैसे दे सकते हैं। इसको लेकर के बीजेपी की ओर से भी उन पर कई हमले बोले गए थे और ये भी कहा गया था कि अगर राहुल गांधी इस प्रकार की बयानबाजियां वो करने से बाज नहीं आते हैं तो उन पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया जाना चाहिए, क्योंकि वो देश की छवि को खराब कर रहे हैं। वो एक संवैधानिक पद इस वक्त संभाल रहे हैं और वो उस संवैधानिक पद की गरिमा बार बार भूल जाते हैं। क्या ये बार बार हमें याद दिलाना पड़ेगा? देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल का जिक्र किया, एक तीर से दो निशाने कैसे साधे जा सकते हैं ये बकायदा सभी को पता होता है। और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बाबत कहा। देखिए, एक तरफ सरदार वल्लभ भाई पटेल थे जो कि कांग्रेस में ही थे उस वक्त, उन्होंने किस तरीके से रजवाड़ों को एकीकरण किया था, सबको एकत्रित किया था, देश को जोड़ा था। लेकिन यहाँ पर जो कांग्रेस के धुरंधर हैं वो क्या कर रहे हैं, देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं और छवि को धूमिल करने का काम विदेशों में कर रहे हैं। देखिए, एक बड़ी बात भी उन्होंने कही, ये कहा कि देखिए, आप कितना भी मजाक उड़ा लीजिए, मैं एक शब्द नहीं बोलूंगा। मैंने विपक्ष का अपमान सहा, लेकिन आज खुशी है कि आप सभी मेहमानों को हराते हुए सरकार के पहले 100 दिनों में हर वर्ग के कल्याण की गारंटी पक्की हो गई है। लेकिन कहीं ना कहीं राहुल गांधी को बिना कुछ कहे सीधे सीधे तो बोला नहीं, नाम तो लिया नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं कटाक्ष राहुल गांधी के लिए ही था कि अभी भी देर नहीं हुई है, आप समझ जाइए, आप भारत की छवि को विदेशों में जाकर धूमिल करने से बचिए। चूंकि लगातार राहुल गांधी पर यही आरोप लगते रहे हैं, अब तो वह संसदीय यूँ कह सकते हैं कि नेता प्रतिपक्ष हो गए हैं, इस तरह की बातों करने से उनको बचना चाहिए। चलिए सुरभि, आगे बढ़ेंगे। तो बिल्कुल देखिए, दिल्ली एनसीआर में लोकल ट्रेन की जगह पर अब फर्राटा भरेंगे नमो भारत, और ये खबर अमर उजाला के साथ साथ अलग अलग अखबारों में आप देख पाएंगे। दरअसल दिल्ली एनसीआर को लेकर के ये बड़ी और अच्छी खबर है।
तो फिलहाल ये जानकारी आपको दे दें कि दिल्ली एनसीआर के बीच लोकल ट्रेनों में अब रोजाना सफर करने वाले रेल मुसाफिरों के लिए ये बड़ी खुशखबरी मानी जा सकती है। रेल प्रशासन आने वाले दिनों में पुरानी डेमो और मेमो ट्रेनों की भी जगह वातानुकूलित नमो भारत रैपिड रेल चलाने जा रही है, यानी कि इसकी शुरुआत करने जा रही है। करीब 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मुसाफिर अब पहले से कम समय में अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे। ना तो गर्मी के थपेड़े सहने पड़ेंगे और ना ही ठंड कपकपाएगी, यानी कि रेल अधिकारियों के मुताबिक सोमवार को अहमदाबाद भुज के बीच पहली नमो भारत रैपिड रेल चलाने के बाद से जल्द ही इस ट्रेन को दिल्ली एनसीआर के रेल ट्रैक पर भी उतारा जाएगा। देखिए, ये वाकई में हम कह सकते हैं विकास के पथ पर कैसे देश अग्रसर है, इसकी बानगी सामने आती। देखिए, जो दैनिक यात्री होते हैं ना, उनको कितनी परेशानियां होती हैं यहाँ पर हम बखूबी समझ सकते हैं। दैनिक यात्रियों के लिए ये वाकई में एक खुशखबरी है, क्योंकि सीधा सीधा जो फायदा होता है ना, वो इन्हीं यात्रियों को होगा। चलिए इसके बारे में और डिटेल आपको देते हैं। दैनिक यात्रियों के लिए खुशखबरी है, दिल्ली एनसीआर के बीच चलेगी AC नमो भारत, यानी कि एयर कंडीशनर होगी नमो भारत। फिलहाल रूट की अभी मैपिंग की जा रही है और जल्द ही इसकी सेवा जो है वो शुरू कर दी जाएगी। जैसे ये मुंबई की जो लोकल होती है, जो कि मुंबई की लोकल को हमेशा कहते हैं कि ये कहाँ वहाँ की एक लाइफलाइन है, ठीक इसी तरीके से मेट्रो लाइफलाइन हो गई है। और इसी तरीके से अब जो नमो भारत है वो भी एक लाइफलाइन के तौर पर इसको इस्तेमाल किया जाएगा। और मुंबई लोकल की तर्ज पर 2 शहरों को जोड़ने वाली इस ट्रेन को अब बनाया गया है। तो फिलहाल 110 की रफ्तार से प्रति घंटे की रफ्तार से रफ्तार भरेगी। हफ्ते में 6 दिन चलाने की योजना है। 1150 यात्री एक बारी में सफर कर पाएंगे। 20 कोच की जो 12 कोच इसमें होंगे जो कि फुली AC रखे गए हैं। अच्छा, आपको बता दें कि कवच प्रणाली से लैस होगी ये ट्रेन। यहाँ पर सुरक्षा का भी पूरा ख्याल रखा गया है। तो आप समझ लीजिए, ट्रेन को कवच प्रणाली से लैस किया गया है। अगर दिल्ली रेवाड़ी के बीच पहली ट्रेन उतारी जाती है तो इस ट्रेन का सफर सुरक्षित होगा, संरक्षित होगा, क्योंकि इस रूट को कवच प्रणाली से लैस किया जा रहा है। लिहाजा 2 ट्रेनों को एक ही ट्रैक पर टक्कर की जो आशंका है ना, वो खत्म हो जाएगी। ये कहीं ना कहीं सेफ्टी के पर्पज से बहुत लाजमी हो जाता है। तो आगे पता लगाने वाले एरोसोल आधारित आग को बुझाने वाले उन्नत सुरक्षा प्रणाली को सुसज्जित किया जाएगा। साथ ही आपातकालीन रोशनी है। दिव्यांगों के लिए भी अनुकूलित शौचालय होगा। यात्रा करते वक्त भोजन का आनंद यात्री ले सकेंगे। दिल्ली मेट्रो ट्रेनों में डबल लीफ जो होगी स्वचालित स्लाइडिंग दरवाजा होगा। तो फिलहाल देखिए, शहर से शहर जोड़ने वाली ये ट्रेन होगी। 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार चलेगी। 3 से 4 घंटे में 150 किलोमीटर का सफर तय करेगी। महिला स्पेशल ट्रेन की आवश्यकता नहीं होगी, चूंकि यहाँ पर आपको बता दें कि पूरा खास ख्याल रखा गया है। तो दैनिक यात्रियों को फिलहाल ये सीधा सीधा फायदा होगा। फिलहाल इसके रूट की मैपिंग की गई है और ये कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि दिल्ली एनसीआर के जो बाशिंदे हैं, जो यात्री हैं, एक जगह से दूसरी जगह रोज अप डाउन करते हैं, उनके लिए ये वाकई में बहुत खुशखबरी होने वाली है। क्योंकि एक तो AC ट्रेन है, आपको लगातार आप डेली अप डाउन करते हैं तो आपको उससे भी राहत मिलेगी और आप आराम से अपने गंतव्य तक पहुंच पाएंगे। बिल्कुल, तो देखिए इसी वजह से ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि किस तरीके से अब दिल्ली एनसीआर के लिए भी कहीं ना कहीं अच्छी खबर है, क्योंकि जिस तरीके से हम देखते हैं कि मेट्रो में भी लगातार लोगों की भीड़ दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही है और खास तौर पर जो दैनिक तौर पर यात्रा मेट्रो के जरिए करते हैं उनके लिए सुविधाजनक खबर है। क्योंकि अब अगर आप ऑफिस के लिए भी निकलते हैं घर से और भीड़ की वजह से अगर आप लेट हो जाते हैं, तो अब जब मेमो ट्रेनों की शुरुआत अगर दिल्ली एनसीआर में भी हो जाएगी, रैपिड मेट्रो की शुरुआत जब दिल्ली एनसीआर में भी हो जाएगी, तो फिर इससे बहुत बड़ा फायदा उन लोगों के लिए खासतौर पर मिलेगा जो कि अपने ऑफिस आवर्स के समय पर पहुंचना चाहते हैं, लेकिन वो भीड़ के कारण वो अगली मेट्रो का इंतजार करते हैं। तो ये उनके लिए बहुत ज़्यादा राहत भरी खबर है। खासतौर पर कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स भी इसी तरीके से मेट्रो का इस्तेमाल करते हैं। तो कई ऐसे मामलों को लेकर के अगर देखा और समझा जाए तो इस कदम की हम तारीफ कर सकते हैं सरकार की ओर से, क्योंकि इस ट्रेन के सफर करने के लिए थोड़ा जेब जरूर ढीली करनी होगी और संभवतः ये भी माना जा रहा है कि शुरुआती दिनों में पास की सुविधा इस ट्रेन में नहीं मिलेगी। यानी कि स्टेशन जो पहले जारी किए जाएंगे, यानी जब रैपिड मेट्रो यहाँ दिल्ली एनसीआर में चलाई जाएगी तो पहले जो लाइन तय होगी वो लाइन की एक स्टेशन से लेकर दूसरे स्टेशन तक की दूरी थोड़ी दूर की जरूर होगी, यानी कि बीच में आपको बहुत ज़्यादा हॉल्ट नहीं मिलेंगे। लेकिन उसके बाद से संभावना ये भी जाहिर की जा रही है कि उसके बाद से
धीरे धीरे करते हुए स्टेशन की संख्या बढ़ाई जा सकती है। देखिए 150 किलोमीटर के दायरे में शहरों को जोड़ने का कवायद है, तो आप जरा समझिए 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। 3 से 4 घंटे में 150 किलोमीटर का सफर तय होगा। यानी कि अब आप ये मानिए कि जो मेट्रो है, मेट्रो से हटके इसको अब तैयार किया जा रहा है। अच्छा, पहली जो आपको ट्रेन बता दें वो भी बता दें कि अहमदाबाद भुज के बीच पहली नमो भारत रैपिड रेल चलने के बाद, यानी कि अभी जो ट्रेन रैपिड चल रही है वो अहमदाबाद भुज में चल रही है और इसके बाद दिल्ली एनसीआर में इसे रेल ट्रैक पर सीधे उतारा जाएगा। तो फिलहाल देखिए मेट्रो अलग है, लेकिन रैपिड ट्रेन जो चलेगी इसकी जो खूबसूरती है, इसकी जो सुविधा है वो अलग होगी। ये वाकई में अब आप देख पाएंगे। चलिए आगे बढ़ जाएंगे। जम्मू कश्मीर में प्रचार अब थम गया है। पहले चरण में 24 सीटों पर कल मतदान होगा। द इकोनॉमिक टाइम्स ने इस खबर को जगह दी। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए सोमवार को प्रचार प्रसार समाप्त हुआ। आखिरी दिन बीजेपी, कांग्रेस समेत तमाम जो पार्टियां हैं उन्होंने पूरी ताकत झोंकी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किश्तवाड़ और रामबन जिलों में 3 रैलियों को संबोधित किया। इधर कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र हाथ बदलेगा हालात जारी किया। इसमें बेरोजगार युवाओं को हर महीने 3,500 रुपए और भूमिहीन किसानों को हर साल 4,000 रुपए सहित कई कल्याणकारी उपायों का वादा किया गया। पहले चरण में 18 सितंबर को 24 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इसमें डोडा, जम्मू क्षेत्र के डोडा, किश्तवाड़, रामबन के 3 जिलों में फैली चिनाब घाटी की 8 सीटों के साथ साथ दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग, पुलवामा, शोपियां, कुलगाम जिलों की 16 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 अधिकर प्रावधान निरस्त होने के बाद जम्मू कश्मीर में पहला विधानसभा चुनाव है। तो फिलहाल देखिए तमाम तैयारियां कहीं ना कहीं पूरी कर ली गई हैं और इसी को लेकर चुनाव प्रचार प्रसार जो है वो कल थम गया। अब देखने वाली बात ये हो जाएगी कि आखिरकार इस चुनाव का जो परिणाम होगा वो क्या निकलेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है यदि हम देखें तो एड़ी चोटी का जोर सभी ने इस वक्त लगा रखा है और आखिरकार जीत किसको मिलेगी, जीत का सेहरा किसके ऊपर सजेगा, ये देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल ये जानकारी आपको दे दें कि जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से चुनाव होने हैं, पहले चरण का चुनाव 18 सितंबर के लिए तारीख तय की गई है और 24 सीटों को लेकर के कहा जा रहा है कि पहले चरण का चुनाव होगा। फिलहाल ये अलग अलग अखबारों में इस खबर को आप देख पाएंगे और ये तस्वीर जो आप इस वक्त देख रहे हैं स्क्रीन पर, दरअसल जम्मू कश्मीर में जब चुनाव प्रचार प्रसार करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए थे तो यहाँ इन्होंने कई बातों का जिक्र किया। साथ ही हम आपको ये जानकारी दे देते हैं, इन्होंने यहाँ से खुले तौर पर ये भी कहा है कि जम्मू कश्मीर में पहले फेज की वोटिंग जब कल होगी तो इसके बाद जब तय होगा, फैसला सामने आएगा, जनता जनार्दन का समर्थन हमें मिलेगा तो इसके बाद से आतंक को पूरी तरीके से खत्म करने का प्रयास हमारी ओर से किया जाएगा। देखिए 24 सीटों के लिए पहले फेज की वोटिंग होनी है और 8 अक्टूबर को नतीजे आएंगे, लेकिन पहले फेज के जो चुनाव हैं उनको लेकर के तैयारियां हमने देखी कि किस तरीके से अलग अलग पार्टियों की ओर से अलग अलग पैमाने पर की गई। 90 विधानसभा सीटों वाले जम्मू कश्मीर में पहले चरण के लिए कल यानी 18 सितंबर को 24 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। सोमवार को पहले फेज के लिए चुनाव प्रचार खत्म हो गया और 24 सीटों पर 219 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। आतंकी हमले को देखते हुए भी सुरक्षा के लिहाज से भी तैयारियां पूरी की गई हैं, यानी पुख्ता इंतजाम वहां पर है। 10 साल बाद यहां चुनाव हो रहे हैं और इस बीच गृह मंत्री अमित शाह जब बीते कल यहां पहुंचे हुए थे, उन्होंने एक साथ 3 रैलियों को संबोधित भी किया था। तो यहां से गृह मंत्री अमित शाह की ओर से भी यह संदेश देने की कोशिश की गई। इसके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहां पहुंचे हुए थे डोडा किश्तवाड़ में और उन्होंने भी ये कहा था, खासतौर पर देखिए जम्मू का जो दौरा अब तक गृह मंत्री और प्रधानमंत्री का रहा है उसको लेकर के कहा जाता है कि जम्मू संभाग खासतौर पर बीजेपी के लिए एक प्रमुख गढ़ साबित हो रहा है और यही कारण है कि जम्मू में इस प्रकार से चुनाव प्रचार प्रसार करने के लिए बीजेपी बार बार वहां पर जा रही है। हालांकि स्टार प्रचारकों की सूची जब जारी हुई थी तो इसको लेकर भी कहा गया था कि जम्मू के साथ साथ इस बार कश्मीर को साधने की तैयारी में भी बीजेपी जुटी हुई है। देखिए साफ सी बात है, जो बीजेपी लगातार कह रही है वो ये है कि आपने सुना होगा प्रधानमंत्री ने कहा कि एक ही झंडा रहेगा। जम्मू कश्मीर के नेता पंडित प्रेमनाथ डोगरा अनुच्छेद 370 के खिलाफ उनके आंदोलन का जिक्र करते हुए शाह ने कहा, हमारे देश में 2 विधान, 2 प्रधान, 2 निशान कभी हो ही नहीं सकते और एक ही संविधान रहेगा, एक ही प्रधानमंत्री होगा और एक ही झंडा होगा, ये होगा हमारा प्रिय तिरंगा। तो फिलहाल देखिए अब लगातार आपको बता दें कि साफ तौर पर एक अलग विशेष राज्य के दर्जे की बात लगातार राहुल गांधी कर रहे थे जब राहुल गांधी ने दौरा किया था। इसके बाद जब अमित शाह पहुंचे, अमित शाह ने कहा कि देखिए हम तो पहले भी कह रहे हैं
कि अलग से व्यवस्था की जाएगी, लेकिन यदि आप ये चाहें कि धारा 370 को वापस लागू किया जाए या फिर 2 झंडे हों, ये संभव नहीं होगा। तमाम व्यवस्थाएं मिलेंगी, लेकिन वो तभी जो कि जम्मू कश्मीर जिस तरीके से मेन स्ट्रीम में लाया गया है, ये मेन स्ट्रीम में बना रहेगा। चलिए फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक का हुआ है, कहीं मत जाइएगा, हम फौरन लौट जाएंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप खबरों में आगे बढ़ते हुए बात गृह मंत्री अमित शाह से जुड़ी हुई। दरअसल चुनावी मैदान में शाह ने ये कहा कि जम्मू कश्मीर के आतंक को खत्म करेंगे, यानी कि जिस तरीके से आतंक लगातार जगह ले रहा है, तो फिलहाल जिस तरीके से लगातार आतंक अपने पैर पसार रहा है, उसको पूरी तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश की जाएगी। गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में रैली करते वक्त इन बातों का जिक्र किया था। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस पर जम करके उस दौरान हमला भी बोला। रैली को संबोधित करते हुए अमित शाह ने यह कहा कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को पाताल में दफन कर देंगे। देखिए, लगातार अमित शाह इसी बात का जिक्र कर रहे हैं कि हम आतंकवाद को जड़ से खत्म कर देंगे। तोड़ने की बात हम नहीं करते, हम जोड़ने की बात करते हैं। क्योंकि जम्मू कश्मीर को हमारी कोशिश है, यानी कि बीजेपी की यही कोशिश है कि जम्मू कश्मीर को मुख्य धारा से जोड़ा जाए। तो जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव में गांधी अब्दुल्ला परिवारों और बीजेपी के बीच सीधी लड़ाई है, ये अमित शाह ने कहा। देखिए, 90 विधानसभा सीटों वाले जम्मू कश्मीर में पहले चरण के लिए कल यानी कि 18 सितंबर को 24 सीटों के लिए वोट डाले जाने हैं और इसी पर 24 सीटों पर 219 उम्मीदवार अपनी किस्मत को आजमा रहे हैं। आतंकी हमले को देखते हुए सुरक्षा तैयारियां बेहद पुख्ता हैं। 10 साल के बाद यहाँ चुनाव हो रहे हैं और शाह ने सोमवार को किश्तवाड़ में जनसभा की, कहा कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को फिर से मजबूत करने के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश में इतना दफन किया जाएगा, इतने नीचे दफन कर दिया जाएगा कि कभी बाहर नहीं आए। शाह ने कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन पर निशाना साधा, कहा कि जम्मू कश्मीर में गांधी अब्दुल्ला परिवारों और बीजेपी के बीच सीधी लड़ाई है। देखिए, बड़ी बातें क्या कही, जरा ये भी जानिए। पत्थर फेंकने वालों के लिए जेल तैयार है। तो कहा, गृह मंत्री अमित शाह ने रामबन जिले के चंद्रकोट में आरोप लगाया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी और कांग्रेस आतंकवादियों पत्थरबाजों को रिहा कराना चाहती है और ताकि जम्मू कश्मीर को फिर से आतंक के गर्त में धकेला जा सके। लेकिन गृह मंत्री ने कहा कि पत्थर फेंकने वालों के लिए जेल तैयार है और वे नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी कांग्रेस आतंकवादियों पत्थरबाजों को रिहा कराना चाहते हैं, उन्हें नौकरियां दिलाना चाहते हैं। उन्हें बता देना चाहता हूं कि मोदी सरकार उन युवाओं को नौकरी देगी जिनके हाथ में लैपटॉप होगा, तिरंगा होगा। तो यानी कि एक देश, एक विधान, एक संविधान, यही रहेगा और ये समझ लिया जाए। तमाम क्षेत्रीय पार्टियों को खुले तौर पर चुनौती कहीं ना कहीं अमित शाह देते नजर आए। तो बिल्कुल देखिए, जब गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पहुंचे थे तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि पीएम मोदी भी जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र को मजबूत कर चुके हैं और लगातार प्रयास इसी के तहत में किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि मैं पूछना चाहता हूं तमाम उन विपक्षी दलों से, उन पार्टियों से जो कि लगातार ये कहते हैं कि धारा 370 को दोबारा बहाल किया जाएगा जम्मू कश्मीर में, और साथ ही क्या ये मानसिकता है इन तमाम विपक्षी पार्टियों की दोबारा से वो चाहते हैं कि युवा वर्ग रोजगार की ओर ना बढ़ते हुए अपने हाथों में पत्थर उठाए, क्योंकि युवाओं का वहां पर यही कहना था कि जब हमारे पास रोजगार नहीं होता तो कई बार आतंकवादी संगठनों की तरफ से उन्हें कांटेक्ट किया जाता था और उन्हें कांटेक्ट करने के साथ उनका पहले ब्रेन वॉश करने का काम किया जाता था और उसके बाद उन्हें ये कहा जाता था कि पत्थर अगर वो फेंकने का काम करते हैं तो उसके लिए एक सीमित तौर पर उन्हें शुल्क दिया जाता था, यानी कि उन्हें एक फीस दी जाती थी और इसी तरह से पैसे कमाने का मार्ग युवा तलाश रहे थे। लेकिन अब जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से और केंद्र सरकार की ओर से एक अहम फैसला लिया गया था और गृह मंत्री अमित शाह को संसद में उस दौरान आपने सुना भी था कि जम्मू कश्मीर क्योंकि भारत के सर का ताज है, हम इसे किसी भी कीमत पे ना खो सकते हैं ना खोने दे सकते हैं, और इसी के लिहाज से कई बड़े कदम उठाए गए। धारा 370 के 35A को समाप्त किया गया और उसके बाद से यहाँ युवाओं के रोजगार के लिए भी तमाम व्यवस्थाएं की गई। विकास के साथ साथ में युवा वर्ग को कैसे साधा जा सके, लोगों को कैसे साधा जा सके, बखूबी समझने की कोशिश की गई और इसी के तहत में ये माना जा रहा है कि अब इस बार के चुनाव बेहद दिलचस्प होंगे कि इस बार क्या स्थानीय पार्टियों का साथ देती है वहां की आम जनता या फिर बीजेपी अपने गढ़ को और बीजेपी पूरे जम्मू के साथ साथ कश्मीर को भी मजबूती के साथ अपने पार्टी के खेमे में ला पाएगी।
देखिए, बहुत बड़ी बात ये होती है कि जो तमाम ज़रूरी मुद्दे हैं उनको समझना बहुत ज़रूरी होगा। जो वहाँ की क्षेत्रीय जनता है, वहाँ की जम्मू कश्मीर की जनता है, वो क्या समझती है, आप उसे समझिए। आतंकवाद से सबसे ज़्यादा प्रभावित है शोपियां, पापोर की सियासी आबो हवा इस वक्त बदल रही है। जो खबरें छपी हैं, जो लेख छपे हैं, मैं उसके बारे में आपको जानकारी दे रही हूँ। अब यहाँ आतंकी परिवारों के प्रति किसी की हमदर्दी फिलहाल नजर नहीं आती। देखिए किस तरीके से विकास बदलाव का हिस्सा बनने के लिए लोग छटपटा रहे हैं, चाहे सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, दवाइयाँ हो, रोजगार हो, ऐसी बुनियादी जो जरूरतें हैं उन पर बात करना लोग बाग चाहते हैं, क्योंकि ये वाकई में उनके विकास के लिए, उनके आगे बढ़ने के लिए बहुत जरूरी है, बहुत लाजमी है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। सिरसा से भाजपा उम्मीदवार ने नाम वापस ले लिया है। पार्टी एचएलपी नेता गोपाल कांडा का समर्थन करेगी। द हिंदू ने इस खबर को जगह दी है। तो फिलहाल आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी ने सिरसा से उम्मीदवार रोहताश जांगड़ा ने सोमवार को हरियाणा लोकहित पार्टी एचएलपी के गोपाल कांडा के समर्थन में अपना नामांकन पत्र वापस लिया। बाद में इंडियन नेशनल लोक दल यानी कि INLD के महासचिव अभय चौटाला ने कहा कि वह LAP HAP के साथ अपने गठबंधन पर पुनर्विचार करेगा। कांडा ने 2024 के लोकसभा चुनावों के दौरान भाजपा का समर्थन किया था। भाजपा के द्वारा अपने उम्मीदवारों की अंतिम सूची जारी करने के बाद एक दिन बाद इनेलो बहुजन समाज पार्टी बसपा गठबंधन में शामिल हो गए थे, जिससे उसका नाम सामने नहीं आया। तो फिलहाल देखिए, बीजेपी कैंडिडेट्स विथड्रॉ फ्रॉम द सिरसा पार्टी टू बैक एचएलपी लीडर्स गोपाल कांडा। तो फिलहाल देखिए, एक के बाद एक जो झटके हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी को लग रहे हैं। अब बीजेपी को सबक लेने की जरूरत है कि आखिरकार जो अपने छूट कर जा रहे हैं उनको कैसे मनाया जाए। क्योंकि देखिए, अब आपको बता दें कि ये जो खबर आई है वो तो आई है, इसके अलावा आपने भी देखा होगा किस तरीके से बीजेपी में इस वक्त भगदड़ की स्थिति बनी हुई है और इस्तीफों का दौर जैसे ही सूची जारी हुई है उसके बाद चलना शुरू हो गया है। तो फिलहाल समझने की जरूरत होगी, जानने की जरूरत होगी कि आखिरकार बीजेपी अपनों को लेकर कैसे आगे बढ़े, ये देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल देखिए, हरियाणा विधानसभा का चुनाव भी इस बार बेहद ही दिलचस्प साबित होने जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से हमने ये देखा है कि कैसे लगातार एक और जहां बीजेपी ये दावा कर रही है कि तीसरी बार सरकार उनकी सत्ता में आएगी, लेकिन बावजूद इसके अब तक भी इस तरीके की स्थिति नजर नहीं आ रही है वहां पर। एक और जहां बीजेपी दावे तो कर रही है, लेकिन इस बार चैलेंज भी बहुत ज्यादा हरियाणा में देखने को मिल रहा है, क्योंकि दूसरी तरफ जब हम कांग्रेस की बात करते हैं तो कांग्रेस भी इस बार धरातल पर उतर करके लोगों के बीच कई बार अब तक जा चुकी है। कई ऐसे जगह जहां पर ऐसे लोगों को चुना गया उम्मीदवार के तौर पर। तो फिलहाल ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि अब बीजेपी के कैंडिडेट है सिरसा से, उनकी ओर से अपना नाम वापस ले लिया गया है और गोपाल कांडा उनकी पार्टी को समर्थन देने का ऐलान कर दिया गया है। तो फिलहाल ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं और साथ ही साथ जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, ये तस्वीर उस हरियाणा विधानसभा की सिरसा सीट को लेकर भी ये बयां कर रही है कि किस तरीके से बीजेपी में इन दिनों क्या चल रहा है। और साथ ही ये हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि हरियाणा विधानसभा सीट को लेकर के बीजेपी जहां एक और बार बार ये कह रही है कि पार्टी में कहीं किसी प्रकार की टूट नहीं है, कोई बगावती तेवर आप किसी के नहीं देखेंगे, ना ही कोई नाराजगी, जो नाराजगियां थी उन नाराजगियों को दूर किया जा चुका है। ये हेडलाइन इस वक्त आप द हिंदू में देख रहे हैं और साथ ही इसके साथ साथ अलग अलग अखबारों ने भी इस खबर को जगह दी है। देखिए, ये भी बताया जा रहा है कि INLD के लीडर अभय चौटाला, उन्होंने ये कहा है कि हम अलायंस को कंसिडर करते, यानी जो गठबंधन है, और इसमें हरियाणा लोकहित पार्टी के साथ में जो गठबंधन रहा है उसके प्रति हम पूरी तरीके से अपना समर्थन व्यक्त करते हैं और पीपल ऑफ द स्टेट ऑलरेडी न्यू दिस वुड हैपन, सेज कांग्रेस लीडर भूपेंद्र सिंह हुड्डा। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बीजेपी कहीं ना कहीं पहले ही हार मान चुकी है और यही मुख्य कारण भी हम मान सकते हैं कि या तो बीजेपी के कई उम्मीदवार अपने नाम वापस ले रहे हैं, वो सीट छोड़ दे रहे हैं, या फिर बीजेपी का हाथ ही पूरी तरीके से छोड़ रहे हैं।
देखिए, बहुत बड़ी बात है चूंकि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी से इस वक्त बीजेपी जूझ रही है और यही एक बड़ी बात है कि आखिरकार आगे क्या होगा, ये समझने वाली बात होगी। जबकि हरियाणा में चाहे वो पहलवान हो, किसान हो, जवान हो, ये बड़े मुख्य मुद्दे होते हैं और इसी को लेकर कहा जा रहा है कि क्या इन मुख्य मुद्दों से बीजेपी पार पा पाएगी। चूंकि भारतीय जनता पार्टी के सिरसा से उम्मीदवार रोहतांश जागड़ा ने सोमवार को हरियाणा लोकहित पार्टी HLP के गोपाल कांडा के समर्थन में अपना नामांकन पत्र वापस दिया है। अब देखिए, स्थितियां अलग बनी हुई हैं, वापस से पुनर्विचार करने की जरूरत है। ना सिर्फ आपको बता दें कि तमाम जो सहयोगी वो वापस जा रहे हैं, बल्कि जो कद्दावर नेता है ना बीजेपी के, वह भी कहीं ना कहीं अपनी नाराजगी को जाहिर कर रहे हैं। ये बीजेपी के लिए दोहरी चुनौती बन गया है। और देखिए, क्या इसका फायदा हो जाएगा कांग्रेस को, चूंकि ये भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस के पास हरियाणा विधानसभा जीतने के लिए अच्छा मौका है, क्योंकि उससे सत्ता विरोधी वोटों का सबसे ज्यादा फायदा होगा। बल्कि इसके लिए कांग्रेस का समय, यानी इस वक्त जो कांग्रेस का समय है, वो मतदाताओं के बीच भी अच्छा समर्थन प्राप्त है। तो फिलहाल देखिए, 1 दशक तक बीजेपी हरियाणा में काबिज रही है, एंटी इनकम्बेंसी को भी महसूस किया जा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि बीजेपी क्या उस एंटी इनकम्बेंसी से पार पा पाएगी, क्या अपनों को मना पाएगी, या फिर अपना जो किला है, जो 10 साल का किला है, जो अभेद बीजेपी मान रही है, उसे क्या कांग्रेस भेदने में सफल हो पाएगी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं सुरभि। तो बिल्कुल देखिए, ममता बनर्जी का भी अब हम जिक्र कर लेते हैं, क्योंकि इन दिनों कोलकाता रेप मर्डर केस लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। ममता बनर्जी ने जहां डॉक्टरों को ड्यूटी पर आने को कहा, तो अधिकारियों को भी हटाने का जिक्र उन्होंने किया है। उन्होंने ये भी कहा है कि जो अब तक की मांग रही है, ये पूरी की जाएगी। ये खबर द इंडियन एक्सप्रेस के साथ साथ आप अलग अलग अखबारों में देख पाएंगे। सोमवार को प्रदर्शनकारी डॉक्टरों के साथ बैठक के बाद से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने यह घोषणा की कि उनकी मांग के अनुसार कोलकाता पुलिस आयुक्त विनीत कुमार गोयल, कोलकाता पुलिस के उपायुक्त उत्तर और स्वास्थ्य विभाग के 2 वरिष्ठ अधिकारियों को बदल दिया जाएगा। हम स्वास्थ्य सेवाओं के निदेशक और मेडिकल कॉलेज के निदेशकों को हटाने पर सहमत हुए हैं। डॉक्टरों की मांग के बाद से कोलकाता पुलिस आयुक्त ने जांच लंबित रहने तक पर छोड़ने का फैसला किया है और सुश्री ममता बनर्जी, यानी कि ममता बनर्जी की ओर से इन बातों का जिक्र भी किया गया कि अब हम मांगे मानने को तैयार हैं। देखिए, बातचीत सकारात्मक बता रही हैं ममता बनर्जी। इस खबर को द इंडियन एक्सप्रेस में जगह दी गई है। अब देखिए, आपको लैपटॉप पे बता दें किस तरीके से प्रोटेस्टिंग डॉक्टर्स मेक ममता ब्लिंक्ड, पुलिस चीफ 2 टॉप हेड ऑफिसर्स टू बी द शॉन्टेड आउट। तो फिलहाल देखिए, अब जो एक्शन ममता की ओर से लिया गया है, ये भी कहा जा रहा है कि जो बातचीत हुई है, यानी कि टॉक्स पॉजिटिव, विल टेक कॉल ऑन द रिज्यूमिंग वर्क आफ्टर द डिस्कशन जूनियर डॉक्टर्स। तो फिलहाल देखिए, तमाम तरह की बड़ी बातें कही हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि ममता बनर्जी जो इस वक्त हैं वो घिरी हुई नजर आ रही हैं। ममता बनर्जी को एक बीच का रास्ता निकालना होगा, चूंकि साफ तौर पर जूनियर डॉक्टर्स ये भी कह रहे हैं कि आप हमारी सुरक्षा का हवाला दीजिए, हमारी सुरक्षा को आप सुनिश्चित करिए कि भविष्य में इस तरह की कोई घटना न घटे, इसका ख्याल रखा जाना बेहद लाजमी है। तो फिलहाल देखिए, ये भी ममता बनर्जी ने कहा है कि सकारात्मक बातचीत हुई है और इस वक्त हमने कई जो पुलिस अफसर उनके तबादले किए गए हैं, कुछ चीज़ों को बदलाव किया गया है। लेकिन देखने वाली बात ये होगी सुरभि कि जो इस वक्त ममता बनर्जी जो है वो जूझ रही हैं, जिस तरीके जूझ रही हैं, क्या उन तमाम चीज़ों से वो पार पा पाएंगी, ये बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने भी कड़े लहजे में और समझाइश के लहजे में भी तमाम जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं उनको भी कह दिया है कि यहाँ पर जांच जारी है, लेकिन आप वापस काम पर लौटिए, क्योंकि मरीजों को, उनके तीमानदारों को अब आपकी ज़रूरत है, क्योंकि बहुत लंबे वक्त तक आप प्रदर्शन नहीं कर सकते। तो आपकी एक मोरल ड्यूटी बनती है, कि आप वापस काम पर लौटें। अब देखना ये होगा, जो बातचीत है वो पॉजिटिव वे में कही जा रही है, लेकिन बातचीत का जो अक्सर नतीजा होगा वो क्या कुछ निकल कर आएगा। बिल्कुल। और देखिए, जो जूनियर डॉक्टर्स की ओर से जो 5 मांगे रखी गई थी, वो मांगे भी हम आपको बता देते हैं। दुष्कर्म और हत्याकांड के दोषियों को सजा दी जाए, ये पहली मांग डॉक्टर्स की ओर से रखी गई। दूसरी मांग, पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। स्वास्थ्य सचिव, स्वास्थ्य सेवा और चिकित्सा शिक्षा निदेशक को हटाया जाना चाहिए। तीसरी मांग, पुलिस आयुक्त को हटाया जाना चाहिए। डीसी नॉर्थ और डीसी सेंट्रल के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई हो। चौथी मांग, प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों में सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता किया जाए। और 5वीं और आखिरी मांग, सरकारी अस्पतालों में धमकी देकर के प्रताड़ित करने की संस्कृति बंद हो। हालांकि अब तक 2 मांगों को माना जा चुका है और अभी कई और मांगों को लेकर के विचार विमर्श किया जा रहा है।
बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है, चूँकि अब देखना ये होगा कि इन तमाम चीज़ों से जो तमाम रेज़िडेंट डॉक्टर्स हैं, वो काम पे लौटेंगे या नहीं लौटेंगे, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल जो मामला है, चूँकि अब देखिए, साफ तौर पे आपको बता दें कि अब दुर्गा पूजा भी आने वाली है। पूरे मामले को शांत करना, ये प्राथमिकता राज्य सरकार की बन जाती है। चलिए आगे बढ़ेंगे। तेजस्वी का पीएम पर पलटवार, कहा मोदी बिहार के सबसे बड़े दुश्मन हैं। द हिंदू ने इस खबर को जगह दी है। बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता और राष्ट्रीय जनता दल राजद नेता तेजस्वी यादव ने सोमवार को झारखंड में सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा राजद कांग्रेस गठबंधन पर अपनी टिप्पणी को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। मुजफ्फरपुर में अपनी सार्वजनिक आउटरीच रैली कार्यकर्ता संवाद यात्रा के दौरान मीडिया कर्मी से बातचीत करते हुए यादव ने कहा कि वह मोदी के पास इन दिनों कहने के लिए कुछ भी नहीं रहा है। क्या उन्होंने अभी तक मणिपुर का दौरा किया है? वह बिहार के सबसे बड़े दुश्मन हैं और राज्य के साथ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। उन्होंने ना तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया और ना ही विशेष पैकेज ही दिया। मोदी ने रविवार को 3 पार्टियों को झारखंड का सबसे बड़ा दुश्मन करार दिया। यहां तक कि साल के अंत में चुनाव भी होने हैं। जमशेदपुर में एक सार्वजनिक रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कांग्रेस को देश की सबसे बेईमान, अत्याधिक भ्रष्ट पार्टी और पारिवारिक पार्टी भी कहा था। तो फिलहाल देखिए, ये जानकारी हम आपको दे दें कि एक और जहां बिहार में इन दिनों तेजस्वी यादव लगातार हमले बोल रहे हैं केंद्र सरकार पर, और खासतौर पर इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आड़े हाथों लिया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हुए ये कहा है कि बिहार का अगर सबसे बड़ा कोई दुश्मन है तो वो सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। और इसको ये भी समझना होगा कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के साथ में पूरी तरीके से बिहार को दरकिनार किया है। बिहार के लिए कोई भी ना तो खास पैकेज जारी किया गया और ना ही किसी तरीके से विशेष दर्जे की जो मांग थी उसे पूरा किया गया। हालांकि आपको याद होगा कि जिस वक्त बजट सेशन चल रहा था, बजट के दौरान में सबसे बड़ा पैकेज जो जारी किया गया था केंद्र सरकार की ओर से, वो बिहार को था और उसके बाद से तमिलनाडु को बड़ा एक पैकेज अलॉट किया गया था। लेकिन बावजूद इसके तेजस्वी यादव ये कहते हुए दिखाई देते हैं कि बिहार के नाम पर किसी प्रकार से कोई बड़ा पैकेज नहीं दिया गया है। तो फिलहाल देखिए, बिहार में राजनीति किस प्रकार से की जा रही है कि अगर कोई चीज केंद्र सरकार की ओर से की भी जा रही है, मुमकिन कदम उठाई भी जा रही है, उसे भी नजरअंदाज करते हुए सीधे तौर पर जनता को बहला रहे हैं और वो लगातार उन्हें भी किसी न किसी तरीके से ये दर्शाने और दाने की कोशिश कर रहे हैं कि केंद्र सरकार बिहार के साथ नहीं है, बिहार को अकेला छोड़ दिया गया है। और यहाँ तक कि तेजस्वी यादव ये कहते हुए कई बार अब तक सुने जा चुके हैं कि बिहार के एकमात्र और सबसे बड़े दुश्मन अगर कोई है तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद है। और देखिए, बड़ी बात यह है कि तेजस्वी यादव यहाँ नहीं रुके, उन्होंने राज्य सरकार को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार के कैबिनेट मंत्री, देखिए अब आप राजनीति को समझिए, नीतीश कुमार जो हैं सीधे सीधे कभी भी, माफ कीजिएगा, तेजस्वी यादव जो है सीधे सीधे कभी नीतीश कुमार को कटघरे में खड़ा नहीं करते। उनके मंत्रियों को घेरेंगे, उनके मातहत को घेरेंगे। और अब देखिए, प्रधानमंत्री मोदी में बोल सकते हैं, लेकिन नीतीश कुमार पर सीधा प्रहार नहीं किया। यहाँ कैबिनेट मंत्री को आड़े हाथों लेकर बोलते हैं कि देखिए, सीएम नीतीश कुमार के कैबिनेट मंत्री बिहार जैसे पिछड़े और गरीब राज्य के अपने विभागों को लूटकर सभी अखबारों में करोड़ों करोड़ों के फुल पेज के विज्ञापन दे रहे हैं। आश्चर्य ये है कि विज्ञापन जदयू, बिहार सरकार व सूचना और जनसंपर्क विभाग की तरफ से अधिकारी विज्ञापन नहीं बल्कि कैबिनेट के 5 मंत्रियों की तस्वीरों के साथ है। और ये निवेदन जारी किया गया। तेजस्वी ने कहा कि विज्ञापन टूटते पुलों से प्राप्त कमीशन, जमीन सर्वे, स्मार्ट मीटर, थाना व ब्लॉक कार्यालय में सरकारी भ्रष्टाचार के माध्यम से अर्जित अवैध कमाई और अवैध धन शोषित किया गया है। लेकिन तमाम बड़ी बातों को जिस तरीके से तेजस्वी यादव उठा रहे हैं, अब सवाल ये भी उठता है कि तेजस्वी यादव भी तो इन तमाम विभागों में ही रहे हैं, उनके वक्त में भी तमाम विभाग रहे हैं। और अब जब पुल टूट रहे हैं तो अब इसका पल्ला जो है, इसका ठीकरा जो है वो दूसरों पे क्यों फोड़ रहे हैं, ये तेजस्वी यादव को भी बताना चाहिए। चलिए सुरभि आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल, अब बात म्यांमार की भी हम कर लेते हैं। दरअसल म्यांमार के व्यक्ति की एक गिरफ्तारी हुई है। मणिपुर में विदेशी हाथ दिखाती है, सीएम बीरेन सिंह की ओर से कहा गया है। दरअसल सीएम बीरेन इससे पहले भी कई बार मणिपुर को घेर चुके हैं। इस मामले में मणिपुर में वो कह चुके हैं कि जो दंगे भड़काने की कोशिश जो लोग कर रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि इसमें षड्यंत्र रचे जा रहे हैं और ये इंटरनेशनल स्तर पर षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने सोमवार को कहा कि असम राइफल्स द्वारा म्यांमार के एक नागरिक की गिरफ्तारी मणिपुर में संकट को भड़काने में विदेशी ताकतों की और तत्वों की संलिप्तता है।
ये एक और ये संकेत देती है, ये इशारा करती है कि कुछ दिनों के बाद से कुकी नेशनल आर्मी यानी बर्मा के एक कैडर को चंदेल जिले से गिरफ्तार किया गया था। और साथ ही ये भी एन बीरेन सिंह की ओर से कहा जाता है कि जब इस तरीके की खबरें आती है तो मणिपुर में हिंसा को भड़काने का काम किया जाता है। आपको याद होगा कि किस तरीके से 1.5 साल से अधिक समय बीत चुका है, लेकिन अभी भी पूरी तरीके से मणिपुर धधक रहा है और वहां पर आग शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। और अब इस बीच ये गिरफ्तारी, तो इसको लेकर मुख्यमंत्री की ओर से कहा गया है कि ये इस आग को और भड़का सकती है। देखिए, साफ तौर पे कहा है एन बीरेन ने कि मम्यास मास अरेस्ट शोज द फॉरेन हैंड इन द मणिपुर। ये एन बीरेन ने कहा कि द अरेस्ट ऑफ द म्यांमार नेशनल बाय द असम राइफल्स इंडिकेट्स द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द फॉरेन एलिमेंट्स इन द स्टॉकिंग द क्राइसिस इन मणिपुर। और ये कहा कि देखिए, यहाँ पर जो हाथ है ना वो विदेशी ताकतों का है, क्योंकि विदेशी ताकत चाहती ही नहीं है कि मणिपुर जो है वो कभी शांत रहे। और जो गिरफ्तारी हुई है वो गिरफ्तारी इसी बात को शो करती है, इसी बात को दर्शाती है। इसके अलावा कहा कि उन्होंने कि द क्राइसिस ऑफ द मणिपुर द चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सैड द मंडे डेज आफ्टर द क्रेड ऑफ द कुकी नेशनल आर्मीज बर्मा was the arrested from the चंदेल डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टे टोन्स स्टेट। तो फिलहाल देखिए, आपको बता दें कि लगातार जो मामला है वो गहराता जा रहा है, क्योंकि 1.5 साल तो हम ही ने देखा कि 1.5 साल किस तरीके से मणिपुर लगातार धधक रहा था। और ये जो वो कह सकते हैं, जो समुदायों में चाहे कुकी हो या मैतेई समुदायों में जो बात चल रही है, जो संघर्ष चल रहा है, वो अभी का नहीं है। ये 35 साल का संघर्ष है जो लगातार अभी भी बना हुआ है। सवाल ये उठता है कि इस संघर्ष में, राज्य की इस आपदा में, राज्य के जो इस वक्त कह सकते हैं कोल्ड वॉर में कैसे विदेशी ताकतें इन्वॉल्व हो रही हैं, इसका कहना है, एन बीरेन का यही कहना है कि देखिए, इसमें विदेशी ताकतों का इन्वॉल्वमेंट है। वही नहीं चाहते हैं कि तमाम जो राज्य हैं, तमाम जो हमारा राज्य है वो शांति स्थापित कर सके। लेकिन अब देखिए, ये देखने वाली बात होगी कि जो कहीं ना कहीं प्रयास किए जा रहे हैं केंद्र सरकार की ओर से, वो प्रयास कितने कारगर साबित होते हैं। क्योंकि लगातार विपक्ष भी यही निशाना साधता आ रहा है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर गए, वहां के हालातों का जायजा लिया, तो सवाल यही खड़ा होता है कि मणिपुर को जल्द से जल्द शांत करना होगा। वहां की आबो हवा का बदलना बहुत जरूरी अब इन दिनों हो चला है। बिल्कुल, अब इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ेंगे और खबर दिल्ली के डेंगू से जुड़ी हुई है। दरअसल दिल्ली में डेंगू से अब दूसरी मौत की खबर सामने आ चुकी है और बढ़ते मामलों ने अब लगातार लोगों की चिंता को भी बढ़ा दिया है। देखिए, आपको बता दें, राजधानी दिल्ली में डेंगू से दूसरी मौत हुई है और ये बहुत चौंकाने वाली खबर है, क्योंकि जिस तरीके से मौसम लगातार खराब बना हुआ है, इस बीच आपको बता दें, चाहे वो सफदरजंग अस्पताल हो, उपचार में जो उपचार ले रहे हैं, वहां पर एक व्यक्ति की मौत की खबर है। 32 साल के युवक को 10 सितंबर को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया था। मरीज को बुखार बहुत तेज था। इससे पहले लोकनायक अस्पताल में एक मरीज ने डेंगू से ही दम तोड़ा था। सफदरजंग अस्पताल में एक अधिकारी ने कहा कि दिल्ली में डेंगू के मामले में तेजी से बढ़ रहे हैं। रविवार देर शाम तक अस्पताल में डेंगू के 13 नए मरीजों की भर्ती की गई है। वर्तमान में अस्पताल में 15 मरीजों का उपचार चल रहा है। अस्पताल में बड़े मरीजों की संख्या 1 जुलाई से अभी तक अस्पताल में 74 मरीजों को भर्ती किया जा चुका है। इसमें एक मरीज ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। साथ ही लोकनायक अस्पताल, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल, गुरु तेग बहादुर सिंह अस्पताल, दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल सहित दिल्ली के दूसरे अस्पताल में डेंगू के से पीड़ित मरीजों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, जो वाकई में माथे पे चिंता की लकीर है। तो फिलहाल देखिए, लगातार दिल्ली में डेंगू के मामले बढ़ रहे हैं और इसको लेकर के कहीं ना कहीं लोग बेहद परेशान हैं। साथ ही साथ दिल्ली सरकार हर बार ये दावे करती है कि दिल्ली से किस तरीके से डेंगू को भगाने के तमाम प्रयास किए जाते हैं और इसके लिए स्वच्छता के लिए भी लगातार लोगों को ये कहा जाता है कि स्वच्छता बनाए रखें। अब सफदरजंग में गई है डेंगू से एक जान, ये हेडलाइन है और ये हेडलाइन आप नवभारत टाइम्स में देख पाएंगे। दरअसल 10 सितंबर को एक शख्स की मौत हुई थी और अब इस बात की पुष्टि की गई है और अब इसके बाद सफदरजंग में एक और व्यक्ति की जान गई है। साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि इस साल 1.56 लाख घरों में मच्छरों का लार्वा मिला है। हालांकि आपको इस बात की जानकारी जरूर होगी कि अगर कहीं पर भी मच्छरों का लार्वा पनपता है तो इसे ही हमेशा दूर करने की और दुरुस्त करने की बात कही जाती है, यानी साफ सफाई मेंटेन करके रखने की जरूरत होती है। और कहीं पर भी अगर लंबे समय तक पानी इकट्ठा होता है तो इसमें मच्छर के वो लार्वा ज्यादा मात्रा में पनपते हैं और फिर डेंगू का खतरा बढ़ता चला जाता है।
इसको लेकर देखिए एक्सपर्ट्स की ओर से भी कई सलाह दिए गए हैं। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि आप डेंगू को बिल्कुल भी हल्के में ना लें, क्योंकि इससे प्लेटलेट्स आपके बहुत रैपिड स्तर पर गिरने शुरू होते हैं और उसके बाद से डेंगू अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो ऐसे में व्यक्ति की जान चली जाती है, क्योंकि इसमें बुखार का जो स्तर है वो बहुत जल्दी खत्म नहीं होता है, पूरी तरीके से हड्डियों को भी तोड़ देता है, यानी कि हड्डियों में बहुत ज़्यादा आपको दुखद महसूस होती है, बहुत ज़्यादा दर्द आपको महसूस होगा, बुखार से आप बहुत ज़्यादा तपने लगेंगे। और इसी को लेकर ये बार बार एक्सपर्ट्स की ओर से कहा जाता है कि अगर आपको बुखार महसूस होता है, हड्डियों में आपको बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होता है, तो मात्र 24 घंटे के भीतर आप अस्पतालों का रुख ज़रूर करो और डेंगू का टेस्ट इन दिनों ज़रूर करवाएं, क्योंकि इस टेस्ट के बाद ही पता चल पाएगा कि क्या आप डेंगू से पीड़ित हैं या नहीं हैं। देखिए, हर साल की बात है, अब कैसा है कि हर साल जब भी बारिश होती है, बारिश का सीज़न शुरू होता है, दिल्ली में जो ये बीमारी है यूँ कह सकते हैं वो पैर पसारना शुरू हो जाती है। इसीलिए से पहले से ही कैंपेन चलना शुरू हो जाते हैं और लोगों को इस बात की हिदायत दी जाती है कि आप अपने आसपास साफ सफाई रखें। आपने गली मोहल्लों को यदि गंदगी है तो वहाँ के जो मातहत आते हैं उनको इस बात की जानकारी दें। और ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप अपने घर में पानी को इकट्ठा ना होने दें, जिससे कि जो परेशानियाँ हैं वो ना बढ़ पाए और आप डेंगू की चपेट में ना आ पाए। चलिए बढ़ेंगे आगे। गौरक्षकों के आतंक ने राजधानी में प्रवेश किया है। हिंदुस्तान टाइम्स ने इस खबर को जगह दी है। 8 अगस्त को रात तकरीबन 11 बजे 3 कारों में यात्रा कर रहे स्वघोषित गौरक्षकों ने एक समूह ने सोनिया विहार में एक बंद फैक्ट्री में एक ट्रक का पीछा करते हुए एक वीडियो रिकॉर्ड किया। साथ ही आपको ये जानकारी दे दें, जिस तरीके से गौ तस्करों को लेकर के आए दिन ऐसी खबरें सामने आती रहती हैं और अब यह मामला 8 अगस्त से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है, जब 8 अगस्त को रात करीब 11 बजे 3 कारों में यात्रा कर रहे स्वघोषित गौरक्षकों के एक समूह ने सोनिया विहार में एक बंद फैक्ट्री में एक ट्रक का पीछा करते हुए एक वीडियो जब रिकॉर्ड किया तो इसमें यह पता चला कि मांस ले जा रहे 3 लोगों को पकड़ भी लिया गया, क्योंकि इस वीडियो के जरिए इस बात की जानकारी मिली कि इस गाड़ी में मांस रख करके ले जाया जा रहा था, ये दावा करते हुए कि मांस गाय का था और निगरानीकर्ताओं ने सभी मुसलमानों को बांध दिया था और फिर कथित तौर पर उन्हें प्रताड़ित भी किया था। मामले में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट यानी कि एफआईआर के तहत में 4 घंटे से अधिक समय के बाद से लगभग 3 बजे यानी रात 3 बजे का जिक्र हम कर रहे हैं, निगरानीकर्ताओं की ओर से दिल्ली पुलिस को इस बात की जानकारी साझा की गई और इसी के बाद से सोनिया विहार जब पुलिस पहुंची तो यहां पर टीमों को भेजने के साथ साथ में यहां रेकी की गई और उसके बाद इस मामले को लेकर और ज्यादा डिटेल जुटाई गई। देखिए, आपको बता दें और 3 लोगों को, जिसमें अयूब हुसैन, मोहम्मद मुरसलीम और मोहम्मद मिराजुल को गिरफ्तार किया गया है और उन पर पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के प्रावधानों और भारतीय न्याय संहिता BNS की धाराओं के तहत आरोप तय किए गए हैं। तीनों लोगों को गैर कानूनी तरीके से हिरासत में लेने, उन पर हमला करने के स्पष्ट संकेत के बावजूद निगरानीकर्ताओं पर भी कभी भी मामला दर्ज नहीं किया गया है। चलिए, इसी के साथ सुर्खी अखबार की में आज के लिए बस इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे तमाम खास खबरों के साथ। आप बने रहिए, देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।